Hello friends, today we will discuss linear algebra GATE 2019 question paper. So our first question is, if characteristics polynomial and minimal polynomial of a square matrix A are, so characteristics polynomial हमें given है ये और minimal polynomial given है. तो सबसे पहले देखते हैं. सो हमारे पास characteristics polynomial है किसी मैट्रिक्स का. ओके, सो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं. सो लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 रेज टू द पावर 4 एंड लैम्डा माइनस 2 रेज टू द पावर 5. और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 एंड लैम्डा माइनस 2. हमें बताना है कि देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस आई. मतलब हमें क्या बताना है, हमें बताना है रैंक ऑफ ए प्लस आई. ठीक है, ये हमें बताना है. और हमें दो चीज़ें गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल गिवन है और मिनिमल पॉलिनोमियल गिवन है. तो एक चीज़ ये है कि मिनिमल पॉलिनोमियल को ध्यान से देखेंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हमारा लीनियर फैक्टर में है. तो जब कभी भी मिनिमल पॉलिनोमियल अगर हमारा लीनियर फैक्टर में होता है तो उस केस में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है ना. मतलब अगर मिनिमल पॉलिनोमियल इज एन लीनियर फैक्टर, मिनिमल पॉलिनोमियल इज एन लीनियर फैक्टर, अगर वो लीनियर फैक्टर में है तो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा मैट्रिक्स. ठीक है, मतलब यहाँ से ये इम्प्लाई करता है डायगोनलाइजेबल. पर ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो है ये वन वे है. मतलब अगर डायगोनलाइजेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं कि मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में हो. ओके, सो ये वन साइडेड है हमारे पास. अगर मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में होगा तो मैट्रिक्स जो होगी वो डायगोनलाइजेबल होगी. ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास, ओके, ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है. और हम ये भी देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, जो भी इनके पावर का सम होगा, लाइक 1 + 4 + 5 है ना. तो टोटल ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 10 × 10 की. ओके, नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रैंक ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी. ओके, सो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए माइनस 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए माइनस 1. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, देखो, अगर ये मैट्रिक्स अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर में है और डायगोनलाइजेबल है तो हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं किसी भी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग. जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होती है, देखो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल के सिमिलर समझ लो एक तरह से, है ना, कि ये मैट्रिक्स डायगोनल्स के सिमिलर होगा. तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है, तो ये एक ब्लॉक. -1 4 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि डायगोनलाइजेबल है तो इसलिए हम इसको 4 डिस्टिंक्ट ब्लॉक में ऐसे लिख रहे हैं, -1 एंड देन -1. और फिर हमारे पास 2 जो होगा वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 जो होगा हमारे पास वो 5 ब्लॉक्स में चला जाएगा ना, लाइक इस तरह से 2 एंड सो ऑन, ये 5 टाइम्स. तो अब हमें इस मैट्रिक्स को देखना है. ओके, अब अगर हम चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं रैंक ऑफ ए प्लस आई. यहाँ पे ए प्लस आई लिख लेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे रैंक क्या होगा. मतलब इसमें आइडेंटिटी ऐड कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे कि इसकी रैंक कितनी है. ओके, सो अगर जैसे हमारे पास ये ए है तो इस ए मैट्रिक्स का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे कि दोनों तरीके से हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे. तो अगर हमें मान लो डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो एक सेकंड के लिए हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं निकालना चाहते हैं. सो ए प्लस आइडेंटिटी क्या करना है हमें, बस इस मैट्रिक्स में आइडेंटिटी ऐड कर देना है. ये जो मैट्रिक्स हमारा ये ए के सिमिलर मैट्रिक्स है, इसको ए समझना है और आइडेंटिटी इसमें ऐड कर लो. सो ये हो जाएगा 2, ये 0 0 0 0. बस जहाँ पे -1 है वहाँ पे ही 0 होगा, बाकी सभी जगह नॉन ज़ीरो एंट्रीज होगी, है ना, लाइक 3 3 एंड सो ऑन 3. तो टोटल कितनी इसकी रैंक होगी, जब हम इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे तो रैंक ऑफ ए प्लस आई कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 × 10 की मैट्रिक्स थी और 4 रोज जो हैं वो 0 हैं, तो 4 -4. ओके,
तो टोटल 6, इसकी रैंक कितनी होगी 6, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 6। ओके, तो आप आंसर लिख सकते हो, पर एक दूसरा तरीका भी देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमको मिनिमल पॉलीनॉमियल पता है और हमें अगर जॉर्डन ब्लॉक पता है, तो अब डायगोनलाइजेशन में क्या होगा, हर एक सिंगल ब्लॉक खुद ही एक जॉर्डन ब्लॉक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा किसी भी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। ओके, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक corresponding to आइगन वैल्यूज लैम्डा। तो आइगन वैल्यूज लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा। ओके, सो मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, डिस्टिंक्ट होती है ना, मतलब डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स होती हैं। तो जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो अगर हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहें 1 का, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी डिस्टिंक्ट ब्लॉक हैं, जॉर्डन ब्लॉक एक ही है ना। तो अगर हमें निकालना होता ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, तो हमारे क्या आ जाता, 1 हो जाता वैल्यू। ओके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें निकालना पड़ता अगर -1 का, तो क्या हो जाएगा, देखो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक है ना। -1 के कितने ब्लॉक्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट ब्लॉक हैं, ये सारे 1x1 के ब्लॉक्स हैं, इसलिए इनको डिस्टिंक्ट कह रहे हैं। तो इसकी 4 हो जाती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 कैलकुलेट करना होता हमें, 2 कैलकुलेट करना होता, तो बाकी की जो रेस्ट 5 बचेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएंगी। और हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी सेम हो जाती है, क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, मिनिमल पॉलीनॉमियल जो है वो लीनियर फैक्टर में है, तो इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जितनी होगी उतनी ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो 1 के करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1, -1 के करस्पॉन्डिंग 4 अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, और 2 के करस्पॉन्डिंग 5 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो सेम हो गया है ना, यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 भी सेम है, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल है इसलिए ऐसा हो रहा है। अदरवाइज अगर डायगोनलाइजेबल नहीं होता तो हम जॉर्डन ब्लॉक से निकालते और डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कैलकुलेट करते। अब यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी शॉर्ट है, ये तो मैं पूरा समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम जा रहा है इसमें, पर ये बहुत शॉर्ट है, अगर आप एग्जाम में भी अटैम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा क्या होता है, किसी भी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, ये होता है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, राइट, ये होता है। एक्चुअली इसी को नलिटी बोलते हैं, हम नलिटी ऑफ लैम्डा की करस्पॉन्डिंग जो नलिटी होती है। ओके, सो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 माइनस रैंक ऑफ a, और एक्चुअली हमें कैलकुलेट किसकी करनी है, रैंक ऑफ a प्लस आइडेंटिटी। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रैंक ऑफ a माइनस ऑफ -1, राइट, a माइनस ऑफ -1। इसका मतलब हमें किसे निकालना होगा, हमें -1 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखनी होगी, है ना। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारी 4 है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। सो इसको इधर ले आते हैं, रैंक ऑफ a प्लस आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 एंड दैट इज 6। तो हमारे पास दोनों वेज हैं, आप जो वेज, बहुत सारी वेज होती है ना सॉल्व करने की, जो भी आसान लगे, जो भी माइंड में जल्दी से आ जाए, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो एक तो डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल था, तो डायगोनल मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया और a प्लस आई करके रैंक कैलकुलेट कर लिया। दूसरा तरीका ये थोड़ा मैथमेटिकल है ये। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ओके, नाउ अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि M बी ए मैट्रिक्स 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे एक कीवर्ड्स है हमारे पास विच इज़ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन है हमारे पास कि ये मैट्रिक्स जो है वो एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
और आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज है 0, 2 एंड ए। ओके, सो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर्स। सो हमारे पास आइगन वैल्यूज हो गए हैं 0, 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या है, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हो गए, और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो गया हमारे पास, आइगन वेक्टर हो गया हमारे पास 4b एंड c। ओके, 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर हो गया -1, 2, 0। ओके, तो ये ट्रांसपोज में है, और ए के करस्पॉन्डिंग हमारे पास हो गया आइगन वेक्टर 1, 1, 1, राइट। ओके, नाउ हमसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब ये सारी स्टेटमेंट्स को वो फॉलो कर रहा है। ए प्लस बी माइनस सी 10 के इक्वल होगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 10। सेकेंड, द वेक्टर x इज इक्वल्स टू 0, 3/2, 1/2 ट्रांसपोज सेटिस्फाई mx इज इक्वल्स टू vw। ओके, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा जो सिस्टम mx इज इक्वल्स टू vw है, इसका सॉल्यूशन कौन होगा, 0, 3/2, 1/2 होगा। एंड फॉर एनी डी, थर्ड में बोल रहे हैं फॉर एनी डी बिलोंग्स टू स्पैन uvw mx इज इक्वल्स टू d हैज अ सॉल्यूशन। ओके, मतलब अगर हम स्पैन में से कोई भी d चूज कर लेते हैं, लाइक अगर हमारे पास अल्फा यू प्लस बीटा बी एंड गामा डब्ल्यू है। ओके, सो ये हमारे पास एक सेट है, और अल्फा बीटा गामा जो होगा वो फील्ड का एलिमेंट होगा। इसमें से अगर हम कोई भी डी चूज करते हैं, कोई भी डी चूज करते हैं, तो हमारे पास एम एक्स इज इक्वल्स टू डी का सॉल्यूशन होगा, राइट। एम एक्स इज इक्वल्स टू डी का सॉल्यूशन होगा। एंड फोर्थ हमारे पास है द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एम स्क्वायर प्लस 2m इज 8। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, और फिर हमें देखना है कि इनमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन से आंसर करेक्ट है ना, कौन सा करेक्ट होगा ये हमें चेक करना है, और फिर उसको नीचे मैच करना है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है हमारे पास। सो हमारे पास सबसे पहले गिवन है एम बी ए 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ आइगन वैल्यू 0 to a। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत नोटिस करने वाली बात है कि हमारे पास आइगन वेक्टर्स गिवन है, राइट, और ये गिवन है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। ओके, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है विथ आइगन वैल्यूज गिवन है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि आइगन वैल्यू 0, 2 एंड a, पर इन्होंने कहीं पे भी डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, आइगन वेक्टर्स डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है ना, तो a क्या हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, a 2 भी हो सकता है, और इनमें से ना तो 0 हो सकता है ना तो 2 में से कोई भी नहीं हो सकता है ना, कुछ और ही हो। तो हमें ये चेक करने के लिए, ये कैसे हम चेक करेंगे कि a जो है वो कुछ और ही है, डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है। वो क्या प्रॉपर्टी है कि डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ओके, आर ऑर्थोगोनल, ये हमेशा क्या होगा आपस में, ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास क्या गिवन है, देखो 0 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास गिवन था, 0 हमारे पास आइगन वैल्यूज था, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर जो गिवन है वो है 4bc। ओके, तो ये हमारे पास है 4b एंड c। देन उसके बाद 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है हमारे पास, आइगन वेक्टर है -1, 2, 0। ओके, -1, 2 एंड 0, और ए की करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर है 1, 1, 1, और सारे ट्रांसपोज में। ओके, सो ये हमारे पास आइगन वेक्टर हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो अगर ये डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक स्टेटमेंट में, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा यहाँ पे। ओके, सो आइगन वेक्टर corresponding to distinct eigenvalues of real symmetric matrix
आर ऑर्थोगोनल, ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो ये चेक कर लेते हैं डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको u मान लेते हैं, इसको v और इसको w, और इनर प्रोडक्ट करके देखते हैं u और v के साथ। अगर जीरो है, क्यों ये तो जीरो होगा ही होगा क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है, ओके, ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक जीरो के करस्पॉन्डिंग, टू के करस्पॉन्डिंग, तो आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो इस इनर प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। सो -4, मैं सिंपली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ, 4 इंटू -1 -4 प्लस b इंटू 2b एंड प्लस c इंटू 0, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, b की वैल्यू निकाल पाएंगे। सो 2b इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब हो गया b इज इक्वल्स टू 2, तो हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीरो का a के साथ, है ना, जीरो का a के साथ। तो ये u एंड w का इनर प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं क्या आता है। सो u एंड w का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले u लिखना है हमें 4pc एंड देन 1 1 1, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस b एंड प्लस c, ओके, 4 प्लस b प्लस c आ गया। और b की वैल्यू भी हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस c, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, c प्लस 6, ये आ गया, ओके। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि u और w जो है वो आपस में इनर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता, ओके। सो ये या तो जीरो भी हो सकता है या नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो ये दोनों का जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे तो हम साफ देख सकते हैं कि जब हम इनर प्रोडक्ट करेंगे u v और w का, ओके, सो v और w का जो हम इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -1 2 0 एंड उसके साथ होगा 1 1 1, ठीक है। सो सिंपली डॉट प्रोडक्ट होगा -1 प्लस 2, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि v और w आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है। v और w आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं है। तो अगर ऑर्थोगोनल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि a और 2 आपस में डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, है ना। अगर ये डिस्टिंक्ट होते हैं, a और 2 आपस में अगर डिस्टिंक्ट होते हैं, अगर ये डिस्टिंक्ट होते हैं, a अगर 2 के इक्वल नहीं होता तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं उनका इनर प्रोडक्ट क्या होना पड़ता, जीरो होना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है, राइट। तो इसका मतलब a जो है वो क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। a जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, 2 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब सो हमें ये पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है, हमें ये पता चल गया b की वैल्यू क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 और 2, अगेन ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो ये आइगन वेक्टर्स हैं, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, इनर प्रोडक्ट होगा, वो 0 होगा, है ना। सो अब हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, c की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी, ओके। तो हमें सब कुछ पता है, a की वैल्यू भी पता हो गई, b की वैल्यू भी पता हो गई और c की वैल्यू भी पता हो गई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, एक ही स्टेटमेंट से हमारा क्लियर हो गया ये, है ना। आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल, राइट। तो ये यहाँ पे से हमें a b और c की वैल्यू पता हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो इसने क्या आ रहा है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 10, तो चेक करके देखते हैं, ओके। a प्लस बी माइनस सी कितना आ रहा है, सो a हमारे पास कितना आ गया 2, b जो है वो हमारे पास आ गया है 2 और c जो है वो हमारे पास आ गया है -6, ओके। सो अब सम करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, राइट। सेकेंड चेक करना है, सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि द वेक्टर x इज इक्वल्स टू 0 3/2 1/2 ट्रांसपोज
satisfying mx is equals to v plus w. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, x जो है वो इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। तो चलो चेक करते हैं कि ये सिस्टम का सॉल्यूशन अवेलेबल पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो हमें सॉल्व करना है mx इज इक्वल्स टू v प्लस डब्लू। ओके, v प्लस डब्लू होगा क्या एक्चुअली में, v हमारे पास है -1 2 0 और w है 1 1 1। तो जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा 0 3 एंड 1। आप सम करके देख सकते हो, ये सम करने पे हमारा क्या आएगा 0 3 एंड 1 आ गया है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखना है कि ये हमारे पास ये जो सिस्टम है mx इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये ट्रांसपोज होगा है ना, ये ट्रांसपोज में आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 3 एंड 1। इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, और इसका सॉल्यूशन हम किसको बना रहे हैं, सॉल्यूशन हम बना रहे हैं किसको, सॉल्यूशन हम बना रहे हैं 0 3/2 1/2 को। ओके, सो m टाइम्स ऑफ 0 3/2 एंड 1/2। आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अंदर में डिवाइड करना पड़ेगा। सो अंदर में हमने डिवाइड कर दिया, जो हम डिवाइड कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि mx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 तो हमारे पास आइगन वैल्यूज है और x हमारे पास क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो नॉन जीरो वेक्टर क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा है ना, और 2 तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा है 0 2 और 2 मतलब 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 हमारे पास आइगन वैल्यूज है, तो पक्का उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है वो हमारे पास मिल जाएगी है ना। तो 2 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स देख लो कौन सी है, 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स है v और w दोनों है ना। तो ये हमारा फिर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा है ना, इसका सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि mx इज इक्वल्स टू 2x आ गया ना, mx इज इक्वल्स टू 2x ही तो आ गया ना। ओके, और x हमारा क्या है, x जो है वो 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर थे, 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या था हमारा v और w है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स थे उनका ही तो सम है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर थे उनका ही सम है। तो इसलिए ये इसका सॉल्यूशन अब पॉसिबल है हमारे पास है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि एम वी इज इक्वल टू 2v होगा, क्योंकि v हमारे पास आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू 2। अगेन अगर देखोगे अगेन क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ w, राइट। ये हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आइगन वेक्टर है v और w, तो हम दोनों को सम कर दोगे तो क्या आएगा, m टाइम्स ऑफ v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v प्लस डब्ल्यू, राइट। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, m ऑफ हाफ ऑफ v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू v प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा इसका सॉल्यूशन विच इज x हो जाएगा, और x जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही x आने वाला है। तो इसका मतलब सेकंड जो है वो ट्रू है, फर्स्ट जो है वो भी ट्रू है। ठीक है, तो हमने 2 करेक्ट देख लिए हैं, दोनों करेक्ट है। अब 3 एंड 4 को चेक करना है कि 3 एंड 4 में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना। चलिए सबसे पहले फोर्थ कैलकुलेट कर लेते। फोर्थ बहुत सिंपल है, अगर m की करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज है 0 2 एंड 2, तो m स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या होगा, m स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर आर 0 2 स्क्वायर, राइट, 2 स्क्वायर। ओके, सो आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m क्या होगा, आर 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0, 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 एंड देन 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2। ओके, सो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज हो जाएगा विच इज 0, और यहाँ पे 4 4 8 एंड देन 4 4 8। तो आइगन वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m जो हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, 0 आर 0 8 एंड 8। तो जब हम ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहाँ से कितनी आएंगे 16, तो इसका ट्रेस क्या होगा 16 होगा, पर इसने ट्रेस क्या दे रखा है 8, तो इसका मतलब फोर्थ जो है वो रॉन्ग है।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट है। थर्ड पे आते हैं, फॉर एनी डी बिलोंग्स टू स्पैन यू वी डब्ल्यू एम एक्स इज इक्वल टू डी हैज अ सॉल्यूशन, राइट। एम एक्स इज इक्वल टू डी क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए यू वी डब्ल्यू के साथ, है ना। कोई भी स्पैन लेंगे तो एम एक्स इज इक्वल टू डी क्या होना चाहिए, हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या आंसर आ सकता है। सो इसने ये कह रहा है कि डी जो है वो बिलोंग करनी चाहिए किससे, स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी जो है वो बिलोंग करना चाहिए लीनियर स्पैन ऑफ यू वी डब्ल्यू से। यू वी डब्ल्यू क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्चुअली में वेक्टर, आइगन वेक्टर का आइगन वेक्टर है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हैं, है ना। ये तीनों के तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर है सर। तीनों के तीनों आइगन वेक्टर्स अगर डिस्टिंक्ट आइगन मतलब हमारे पास ये देखो क्या है, ये दोनों के दोनों आइगन वेक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग टू 2, ओके, एंड ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू 0, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में एलाई हैं और ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यू है, तो यू वी डब्ल्यू जो है तीनों आपस में क्या होगा, एलाई हो जाएगा, राइट। हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी, ओके। 3x3 की मैट्रिक्स थी और यू वी डब्ल्यू तीनों के तीनों एलआई वेक्टर हैं। तो अगर यू वी डब्ल्यू तीनों एलआई वेक्टर्स हैं, तीनों एलआई वेक्टर हैं, तो इनका जब भी लीनियर स्पैन करोगे, इसका जब भी लीनियर स्पैन करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ऑलवेज R3 हो जाएगा। अगर ये फील्ड यहाँ पे अगर फील्ड जो है वो अगर R है तो, है ना, और गिवन है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो फील्ड हमारा R है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि D जो है वो R3 में से कहीं से भी हम ले सकते हैं। अब देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से हम एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करूंगा, R3 से R3 पे, ओके ओके। नाउ यहाँ पे आइगन वैल्यूज क्या है, 0। अगर 0 आइगन वैल्यूज हो गया 1, तो इसका मतलब ये जो होगा इसका रैंक कितना होगा, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कौन है, दो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं 2 एंड 2, तो इसका रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। इसका रैंक 2 हो जाएगा, ओके। नाउ अब देखो क्या है यहाँ पे, पर इसके कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन का डायमेंशन कितना है, 3 है। पर इसके रेंज स्पेस का डायमेंशन कितना है, कोडोमेन पूरे के पूरे 3 है ना। अब मान लो ये रेंज स्पेस होगा कुछ, ये रेंज स्पेस होगा, इसकी डायमेंशन कितनी है, रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 2 है, क्योंकि रैंक क्या है एम का 2 है, इसलिए रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी हुई, 2 हो गई। पर कुछ वेक्टर्स जो है वो बच जाएंगे, है ना, कुछ वेक्टर्स जो है वो बच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि डी तो कुछ भी हो सकता है ना, डी तो कुछ भी हो सकता है R3 से, पर सबका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि सभी के सभी रेंज स्पेस में जा नहीं रहे हैं। रेंज स्पेस में कौन जा रहा है, 2 एल सॉल्यूशन जा रहा है रेंज स्पेस में, है ना, जबकि हमें 3 एल सॉल्यूशन जाना चाहिए अगर डी बिलोंग करता है R3 में। तो अगर ये सिस्टम एम एक्स इज इक्वल्स टू डी का सॉल्यूशन होना चाहिए था, ये तभी पॉसिबल होता जब रेंज में 3 एल वेक्टर्स जाते हैं तो पूरा का पूरा R3 जनरेट हो जाता। पर अभी रेंज में कितने वेक्टर्स हैं, एल वेक्टर्स, 2 एल वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा R3 जनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा डी जरूर मिलेगा जिसके लिए कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। देयर एग्जिस्ट डी फॉर विच mx is equals to d has no solution। एक ऐसा डी जरूर मिलेगा जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट हो गया ना। तो करेक्ट कौन सा हुआ, 1 and 2 करेक्ट हुआ। तो देख लो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से इसको रिकॉल करो, फिर से एक बार रिमाइंड करके देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर, ओके। और अगर आपको ये हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो इस वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सीखते रहें, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ओके। सो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया है, ओके। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास।
क्वेश्चन क्या है कि V इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस। ओके, सो V जो है हमारे पास वो है सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस से बिलोंग कर रहा है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। सो फील्ड हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है। ओके, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं पर ओवरफिल्ड आर है, मतलब कॉम्प्लेक्स ओवरफिल्ड आर है, मतलब इसकी जो एंट्रीज होंगी वो कुछ इस टाइप से होंगी। अगर इसका कोई मैट्रिक्स लेके बताऊं मैं, इसका कुछ मैट्रिक्स ऐसा आएगा A1 प्लस आयोटा B1 टाइप का। ओके, A2 प्लस आयोटा A11 प्लस आयोटा B11, A12 प्लस आयोटा B12 ऐसे होंगे, A13 प्लस आयोटा B13, A21 प्लस आयोटा B21, A22 प्लस आयोटा B22, A23 प्लस आयोटा B23 एंड A31 प्लस आयोटा B31, A32 प्लस आयोटा B32, A33 प्लस आयोटा B33। ओके, सो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एंट्रीज होंगी कॉम्प्लेक्स होंगी पर वो ओवर रियल होंगी, है ना। सो मतलब हर एक एलिमेंट जो होगा वो पेयर में आएगा, ये है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि W1 जो है वो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और वो उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, राइट। इसका मतलब क्या है कि W1 में हमने क्या ले रखा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स एक्चुअली ले रखा है ना, हर्मिशियन ले रखा है। और W2 जो है उसमें वैसे मैट्रिक्स ले रखे हैं जिसका ट्रेस जो है वो जीरो है, राइट। ऐसे मैट्रिक्स ले रखे हैं जिनका ट्रेस जीरो है। अभी बताना है कि W1 प्लस W2 का सम के डायमेंशन बताने हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। तो अगर आप चाहो तो वीडियोस को पॉज करके भी सोच सकते हो कि इसको कैसे किया जाए, है ना। तो अब अगर आपने सोच लिया है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं सोच पाए तो आप देखिए कि कैसे इसको हो रहा है हमारे पास, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सोच लिया है तो देखिए इसका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ पे क्या है, देखो ये M, सो इसकी जगह पे M की जगह पे मैं A लिख देता हूँ। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है W1 प्लस W2 का डायमेंशन। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है जहाँ पे हमको डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कैलकुलेट करना है, होता है। ओके, सो ये डायमेंशन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक ईयर पूछा जाता है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 एंड माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हमारा काम क्या करना है, इन तीनों डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। सो इन तीनों डायमेंशन को कैलकुलेट करना हमारा काम है। W1 को अगर हम गौर से देखें तो हम इन तीनों को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, दोबारा से फिर से वही मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने दोबारा से फिर से ए मैट्रिक्स को लिख दिया है। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है W1 की डायमेंशन। सो W1 की डायमेंशन क्या है, सबसे पहले W1 जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, M ऑफ 3x3 की मैट्रिक्स है, सच दैट A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सच दैट A इज इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, राइट। इसका मतलब क्या है कि इसमें सारी की सारी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएंगी, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का हर्मिशियन मैट्रिक्स आएंगी, राइट। जो भी मैट्रिक्स W1 में होंगी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स जब भी सिमेट्रिक या हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्री होती है वो क्या होगी। सो अगर मान लो कि हमारे पास AI प्लस BII, राइट, AI प्लस BII हमारे पास कोई एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है ना। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके और इसके कॉन्जुगेट इक्वल होने चाहिए। सो इसका कॉन्जुगेट के इक्वल कर देते हैं। सो AII माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ BII। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो AII कैंसिल हो जाएगा, तो अब इधर उठा के लाओगे तो 2 टाइम्स ऑफ आयोटा BII इज इक्वल्स टू 0। और क्योंकि ये ओवर R है तो यहाँ पे जो 2i ये 0 नहीं हो सकता, क्या 0 होगा, BII 0 होगा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है कि जो
डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमेशा ऑलरेडी रियल होती हैं, हमेशा ही क्या होती हैं, वो रियल एंट्रीज होती हैं। तो देखो क्या है इसका मतलब, ये एंट्रीज होंगी रियल एंट्रीज होंगी, इमेजिनरी एंट्रीज नहीं हो सकती इसके अंदर, है ना। देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ W1। तो अब ये भी है कि अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगा, इसको फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, है ना। इसको फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमें डायगोनल्स के ऊपर काम करना है। डायगोनल में हमारे पास देखो कितनी एंट्रीज हैं, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज 3 है, मतलब डिस्टिंक्ट हम कर सकते हैं इसको 3। और ऊपर कितनी एंट्रीज हैं, ऊपर 6 एंट्रीज हैं +6, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 9। देखो मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो A11 A22 A33 ये 3 एलिमेंट हो गए, इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। और ऊपर के एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे तो ठीक डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसी ऑर्डर में फिक्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 + 6, तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना आ गया 9 आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हो। तो W1 का डायमेंशन हमने 9 निकाल लिया। W2 हमारे पास क्या है, W2 हमारे पास है A belongs to M of 3 × 3 such that trace of A is equals to 0। अब इसी मैट्रिक्स में दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ एंट्रीज, और इसी से समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और अगर आपको समझ में डायमेंशन ऑफ W1 समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको रिमाइंड करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ IB11 + I/B22 एन प्लस IB33, ओके। सो ट्रेस जीरो का क्या मतलब हुआ, ट्रेस जीरो का मतलब हुआ A11 + I/B11 प्लस A22 + I/B22 एन प्लस A33 + I/B33 इज इक्वल्स टू 0, राइट, है ना। B33 इज इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब यहाँ पे हो गया 0 + 0 I/, है ना। सो A बिलोंग्स टू M of 3 × 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A बिलोंग्स टू M of 3 × 3 सच दैट, रियल एंट्रीज को एक साइड रख लेते हैं, ओके, और इमेजनरी एंट्रीज को एक साइड रख लो, आयोटा टाइम्स ऑफ B11 B22 B33 इज इक्वल्स टू 0 + I/0। अब अगर कंपेयर करोगे इमेजनरी और रियल पार्ट तो क्या आएगा यहाँ से, A बिलोंग्स टू M of 3 × 3 सच दैट A11 + A22 + A33 इज इक्वल्स टू 0, एंड फिर आएगा B11 + B22 + B33 इज इक्वल्स टू 0, ओके। और ये दोनों के दोनों LI रिस्ट्रिक्शन है। तो डायमेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, डायमेंशन कैलकुलेट होता है n, पर यहाँ पे अभी देखो क्या है कि 3 नहीं है, यहाँ पे टोटल एंट्रीज कितनी है, हर में 2 एंट्रीज है ना, और टोटल 9 एंट्रीज हैं। तो 2 × 9, तो टोटल एंट्रीज कितनी है 18 एंट्रीज हैं। अगर AI और BI को अलग अलग एंट्रीज मानेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं, 18 एंट्रीज हैं, माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन। और कितनी LI रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, 2 LI रिस्ट्रिक्शन है। सो 18 - 2, तो डायमेंशन ऑफ W2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। डायमेंशन ऑफ W2 भी निकल गया, डायमेंशन ऑफ W1 भी निकल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ओके। तो देखो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या मतलब हुआ कि वो सारे मैट्रिक्स के कलेक्शन, वो सारे मैट्रिक्स के करेक्शन, ठीक है, C/RA फिर सच दैट कि A जो है वो A हर्मिशियन भी होना चाहिए, और साथ में ट्रेस ऑफ A जो है वो 0 भी होना चाहिए, है ना। ऐसे होनी चाहिए। तब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या है कि एक मैट्रिक्स लेते हैं और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हम इंटरसेक्शन का क्या मतलब निकाल रहे हैं। सो अगर ये हर्मिशियन है तो ये रियल एंट्रीज होंगी, डायगोनल एंट्रीज होंगी वो रियल होंगी, और इसके ऊपर की एंट्रीज होंगी, नीचे की एंट्रीज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी। ओके देखो, तो अगर जैसे ट्रेस A = 0 करते हैं तो इसका मतलब इन तीनों का सम 0 होना चाहिए,
A11 प्लस A22 प्लस A33 इज इक्वल टू 0। ये हुआ ट्रेस जीरो का मतलब है ना, ये हुआ ट्रेस जीरो का मतलब। और बाकी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज तो ऊपर फिक्स करोगे तो नीचे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स करोगे तो यहाँ पे एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे फिक्स करोगे तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा एलिमेंट। तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा एलिमेंट, है ना। तो ऐसे कितने एलिमेंट बच रहे हैं, ऐसे 6 एलिमेंट बच रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखो ये एक इक्वेशन आ रहा है, इस इक्वेशन से कितनी हो गई, कोई एक ही फिक्स हो सकता है ना, बाकी तो दो के टर्म में होगा। अगर A22 और A33 में पता चल जाए तो A11 पता चल जाएगा। तो मतलब कोई एक ही एलिमेंट यहाँ पे, क्योंकि एक इक्वेशन है ना, तो एक ही एलिमेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है, बाकी के सारे एलिमेंट सॉरी मतलब एक ही एलिमेंट डिपेंडेंट हो सकता है, बाकी सब इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे। तो कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, 2 और 6। तो डायमेंशन कितनी हो गई, W1 इंटरसेक्शन W2 की, ये डायमेंशन हो गई 8। देखो मैं बिना कोई फॉर्मूले के यूज़ किए बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुम इस पैटर्न से अगर सॉल्व करोगे, एक एक एलिमेंट को देख करके सॉल्व करोगे, देन यू कैन इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, मतलब जो भी डायमेंशन का क्वेश्चन होगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1, फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू, डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 9 था, W2 हमने निकाला 16 एंड देन माइनस 8। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटरसेक्शन 8 आ गया, तो ये हमारे पास 17 आ जाएगा टोटल। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास 17 आ गया। ठीक है, तो आप इसके आंसर्स को फिल कर सकते हो, किसका आंसर क्या होगा, 17 होगा, है ना। आंसर क्या होगा इसका, 17 होगा। अब अगर ये आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको लर्न करो, सीखो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, और डायमेंशनल क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बनाने टाइप की, है ना। सो यहाँ पे क्या गिवन है, देख P2 बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलीनोमियल डिग्री एट मोस्ट 2। ओके, मतलब P2 में कैसे एलिमेंट आएंगे, P2 में एलिमेंट आएंगे इस टाइप के, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, राइट, A0 A1 एंड A2 ये हमारे पास बिलोंग करेगा रियल से, ओवर आ रहा है ना। तो ये हमारा P2 बनेगा, इसको नेक्स्ट में लिख लेते हैं। सो P2 हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 हो गया हमारे पास A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास सच दैट A0 A1 एंड A2 ये हमारे पास R से बिलोंग करेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है P2 से P2 पे, है ना। सो ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, P2 से P2 पे ओवरफिल्ड R। ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन है, T ऑफ A0 प्लस सॉरी A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, A प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी एंड A प्लस सी, A प्लस बी माइनस सी एंड A प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ ये हमारे पास गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना नल स्पेस टी की, रेंज स्पेस फाइंड आउट करनी है टी की, कि रेंज स्पेस किससे स्पैन हो रहा है, ये पूछा जा रहा है कि रेंज स्पेस ऑफ टी इज स्पैन बाय समथिंग, देन टी ऑफ टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड देन m इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस 1x एक्स स्क्वायर, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ओके, तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हमने बेसिस कंसिडर कर लिया 1x एंड एक्स स्क्वायर, दोनों साइड हमने स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लिया। तो टी ऑफ 1 की इमेज क्या होगी, 1 एन प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे भी a है वहाँ पे 1 हो गया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स एन प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देन टी ऑफ एक्स क्या होगा, टी ऑफ एक्स का मतलब b की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई,
तो बी की वैल्यू देखो कहाँ पे है 1, 1 प्लस 1 इंटू एक्स, बाकी सबकी वैल्यू 0 और इधर कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। देन टी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सी की वैल्यू 1 है, बाकी सबकी 0, तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 माइनस 1 इंटू एक्स एंड प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट बेसिस है एक्चुअली में। यहाँ पे जो बेसिस के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट वेक्टर मिल रहे हैं हमारे पास, t1 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मिल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, tx के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, और t ऑफ एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट मिल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। ओके, सो t ऑफ 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है हमें, 1 0 एंड 1। t ऑफ x के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, मतलब जो भी है इनको कॉलम्स में रख देने, 1 1 0, और थर्ड में क्या मिल रहा है देखो 0 माइनस 1 एंड 1, 0 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। ट्रेस देख लो, यही हमारे पास जो होगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई। तो ट्रेस ऑफ टी कितनी हो गई, डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट विच इज 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 4 लास्ट था हमारे पास, M is the matrix representation of T with respect to the standard basis of P2, then the trace of matrix is 3, so this is correct answer, right। तो ये आंसर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ओके, नाउ हमें जैसे मान लो सेकंड कैलकुलेट करना है, तो सेकंड में क्या करना है, t टाइम्स ऑफ t ऑफ 1 प्लस एक्स है ना, तो हमें कैलकुलेट करना है t टाइम्स ऑफ t ऑफ 1 प्लस एक्स। तो हम सिंपल यहाँ पे रख के कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू देखो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है 0। तो अब इसमें रख दो, इस वाले में रख दो, देखो निकल आएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 2 प्लस b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, तो यहाँ पे x, और a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। देन कैलकुलेट करना है t ऑफ 1 प्लस एक्स, राइट। तो t ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई 1। अगेन रख देंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो a प्लस बी का मतलब क्या हुआ 2 प्लस 1 3, b माइनस सी का मतलब क्या हुआ 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एक्स एक्स, प्लस a प्लस सी का मतलब क्या हुआ 3 3 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि ये जो होगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये गलत हो गया हमारे पास। ओके, नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेंज स्पेस, ठीक है, रेंज स्पेस ऑफ टी। तो देखो रेंज स्पेस क्या होता है, रेंज स्पेस ऑफ टी क्या होता है, ये लीनियर रेंज स्पेस क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है टी टाइम्स ऑफ 1, टी टाइम्स ऑफ एक्स एंड टी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर का जो भी लीनियर सम होता है ना, जो भी लीनियर स्पैन होता है, तो इसका लीनियर स्पैन टी ऑफ 1 की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। देन टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स, ओके। एंड देन टी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो ये तीनों के तीनों एल नहीं है, ये तीनों के तीनों एल नहीं है, कैसे, क्योंकि अगर मैं माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स करूँ, मतलब सेकेंड करूँ और फिर उसमें फर्स्ट को ऐड कर दूँ, है ना, तो हमें थर्ड मिल जाएगा, है ना, थर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स ही जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये जो है वो डिपेंडेंट हो गया। थर्ड वाला जो वेक्टर हो गया, थर्ड वाला जो हमारे पास है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीनियर स्पैन इसको छोड़ भी देंगे तो कोई चलेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से हम निकाल लेंगे थर्ड को। तो लीनियर स्पैन जो हो गया, रेंज स्पेस जो हो गया, वो इससे क्या होगा स्पैन हो जाएगा ना। रेंज स्पेस जो होता है वो हमेशा बेसिस के इमेज से स्पैन हो जाता है, रेंज स्पेस हमेशा बेसिस के इमेज से स्पैन हो जाता है। अब इमेज में भी जो हमने एल आई था उसको रख लिया, क्योंकि एल डी लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम एल आई से एल डी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये रेंज स्पेस हो गया। अब देख लेते हैं चेक करके कि क्या ये था 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ओके, सो सेकंड हमारा जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब हमें देखो क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी का क्या मतलब हुआ, नल स्पेस ऑफ टी का मतलब ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर मिलता है तो उस पर टी ऑपरेट करके वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई एक वेक्टर हमने लिया a प्लस बी प्लस ए बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये एक वेक्टर ले लिया हमने P2 से, इस पर हमने टी ऑपरेट किया और ये जीरो चल हो गया, जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा नल स्पेस में है, नल स्पेस ऑफ टी में है ना। तो हम टी ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। पर ये तो ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर था, a प्लस बी बी माइनस सी और a प्लस सी, जीरो प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी बी माइनस सी एंड ए प्लस सी, राइट। सो यही हमारे पास है ए प्लस बी बी माइनस सी एंड ए प्लस सी। तो इसका मतलब जब कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो एंड ए प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको कन्वर्ट करना है कि नंबर लेस नंबर ऑफ वेरिएबल में आए, है ना। सो ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी को यहाँ से सी लिख सकते हैं ना, और फिर ए को यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं, माइनस सी लिख सकते हैं। तो हम सारी चीज़ों को अब कन्वर्ट कर देंगे सी के टर्म में, राइट, क्योंकि माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस सी। तो ए हमारे पास क्या हो गया, माइनस सी, बी हमारे पास क्या हो गया, सी, और सी को सी लिखेंगे ना। तो इसका मतलब नल स्पेस में कौन जा रहा है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, पर साथ में क्या कंडीशन है कि ए जो है वो माइनस सी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है, ये कंडीशन है। ये हमारा नल स्पेस ऑफ टी है। ओके, तो ए को हम माइनस सी लिख देते हैं, प्लस प्लस बी को सी लिखेंगे और सी एक्स स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे सी जो है वो रियल में है ना, अगर ये पॉलिनोमियल हमने रियल से लिया है, जो भी फील्ड से लिया है उस फील्ड का हो जाएगा। सी कॉमन निकाल लो, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, सी कैन बी आर्बिट्ररी नंबर सो वी कैन रिप्लेस सी बाई एनी नंबर। ओके, तो अब देखते हैं क्या आंसर है यहाँ पे, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, सी को यहाँ पे अल्फा से रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि ये आर्बिट्ररी है, तो इसका मतलब फर्स्ट सही है ना, क्योंकि हमने पूरा का पूरा नल स्पेस निकाला है। तो आप देख सकते हो कि 1 2 एंड 4 करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे सी करेक्ट है ना, सी में 1 2 एंड 4 ओनली है ना, तो सी हमारे पास करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट आंसर हो गए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये एक मैट्रिक्स बनानी थी पहले, फिर रेंज स्पेस बनानी थी, फिर नल स्पेस बनाना था, है ना। रेंज स्पेस में हमने क्या यूज़ किया, जो बेसिस होते हैं, बेसिस का जो लीनियर स्पैन होता है वही रेंज स्पेस होता है। कोई भी बेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन की कोई भी बेसिस होती है, उस बेसिस की जो रेंज स्पेस होगी वो उसके लीनियर स्पैन के बराबर होगी, है ना। और नल स्पेस में तो हमने उसकी नलिटी की डेफिनेशन ले ली है, और नलिटी की डेफिनेशन से हमने नल स्पेस कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बेसिस ऑफ नल स्पेस क्या आ गया, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नलिटी में चला जाएगा, है ना। सी कुछ भी हो सकता है ना रियल में, तो उसका इसका मतलब क्या हो, लीनियर स्पैन हो गया एक्चुअली, सो लीनियर स्पैन ऑफ समथिंग। तो बेसिस तो यही हो गया, नल स्पेस को हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, लीनियर स्पैन ऑफ माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास नल स्पेस ऑफ टी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर डायमेंशन रेंज की बात करें, रैंक की बात करें, तो रैंक जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि रेंज स्पेस क्या था हमारे पास, 2 था ना। रेंज में कितनी डायमेंशन थी, 2 थी। और ठीक उसी तरीके से नल स्पेस की डायमेंशन यानी नलिटी की डायमेंशन कितनी होगी, 1, तो नलिटी कितनी होगी, 1 हो गई, है ना। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। आई होप ये सब कुछ सिंपल लग रहा होगा, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें और आप इस चीज़ को लर्न करते रहें, है ना। सो हम बहुत सारी वीडियोज़ भी लाने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें,
तो जब भी जैसे ही वीडियोस अपडेट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और जल्द से जल्द देख लें। ओके ओके सो नेक्स्ट हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस P2 ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। सो अगेन इसने पॉलिनोमियल ले लिया कौन सा, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फील्ड ऑफ रियल नंबर है ना, विद द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। एफ एंड जी का इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 to 1 एफ टी जी टी डी टी, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है। ओके नाउ F0 F1 एंड F2 बी एन ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट का मतलब क्या हुआ कि जब हम इनर प्रोडक्ट ऑफ F0 F1 करेंगे तो 0 होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ F1 F2 करेंगे तो 0 होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ F0 F2 करेंगे तो 0 होगा, है ना। मतलब डिस्टिंक्ट अगर Fi एंड Fj लेते हैं हम तो ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा जब जब i जो है वो j के बराबर नहीं होगा तब, है ना। और फिर हमने डिफाइन कर रखा है F0 को i, F1 को t प्लस सी और F2 को टी स्क्वायर प्लस C2 F1 प्लस C3। C1 C2 C3 जो है वो रियल कांस्टेंट है, यहाँ पे वो रियल कांस्टेंट्स हैं। और देन फाइंड करने हैं हमें इस वैल्यू को 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3, इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसको कैसे अप्रोच करना है वो आप सोचो थोड़ी देर, है ना, कि कैसे अप्रोच करना है, आप पॉज करके सोच सकते हो, ठीक है। ओके सो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखो 3 इनर प्रोडक्ट हैं जो 0 हो रहे हैं। अब इन 3 इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए हैं ना, 1 2 3, यहाँ से हम इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला में रख करके इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 इक्वेशन हो जाएंगे हमारे पास। अननोन कितने हैं, C1 C2 C3, तो 3 अननोन भी हैं। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर हम लास्ट में ये क्या कर देंगे, सम कर देंगे जो भी फाइंड आउट करना है। तो C1 C2 C3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके। 3 इक्वेशन 3 अननोन इजिली सॉल्व हो जाएगा। और फिर C1 की जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे रख देंगे, C1 C2 3 टाइम्स ऑफ C3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने ये बेसिक बता ही दिया कि क्या करने वाले हैं एक्चुअली में। अब बस इसके अंदर बस कैलकुलेशन रह जा रहा है। सो कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है। सो इस 3 इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया है। सो इस 3 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सिंपली हमारे पास जो 3 इनर प्रोडक्ट थे, जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमने यूज़ करी कि इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, सॉल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो। C1 की वैल्यू -1 -½ है, C3 की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। बस सिंपल सा इंटीग्रेशन है, और बस वैल्यूज पुट किया गया इंटीग्रेट करके। तो C1 की वैल्यू -½ C3 की वैल्यू -1/3 एंड C2 की वैल्यू -1 है। आप चेक कर सकते हो इनके कैलकुलेशंस को कि कैलकुलेशंस सही हैं। ओके अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो हमें हमारे पास कैलकुलेट करना था 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3। तो 2 टाइम्स ऑफ C1 की वैल्यू जो है हमारे पास, वो हमारे पास आई है C1 की वैल्यू -½ तो C1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं -½ प्लस C2 की वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 की वैल्यू हमारे पास है -1/3। ओके तो C3 की वैल्यू होगी हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -1। सो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो -3 है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर सकते हो, खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने क्या यूज़ किया कि F0 F1 F2 ऑर्थोगोनल हैं, तो इनके आपस के इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 होंगे जब जब वो डिस्टिंक्ट होगा इनसे। तो यहाँ पे से 3 इक्वेशन हमारे पास बनेंगी और हमारे पास 3 अननोन है, C1 C2 C3। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास अननोन जितने हैं, अगर उससे उतने बराबर या उससे ज़्यादा इक्वेशन है तो हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो C1 C2 C3 को हमने सॉल्व कर लिया और उसकी वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे आ गया हमारा इसका वैल्यू क्या आ गया, -3, है ना। तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू -3। ठीक है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओ, लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।